like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम रतवानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, आज हमारा 30 डेज प्लेस का डे 2 है और हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे अपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इस चैप्टर को 2 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा मनी और दूसरा होगा बैंकिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मनी को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा मनी का भी सेकंड वीडियो है और 30 डेज प्लेस का भी सेकंड वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मनी को कंटिन्यू करते हुए मनी को आज खत्म कर देंगे और कल से हम लोग बैंकिंग पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के टॉपिक पे देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का पेपर मनी। ठीक है, तो ये पेपर मनी होता क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। पेपर मनी एक ऐसा मनी होता है जो कि, पहले तो मनी हम लोग जान लेते हैं कि मनी एक ऐसा होता है, ऐसा मतलब कि चीज होता है जो कि सब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, और पेपर मनी क्या होता है, तो जो मनी पेपर से बना हो वो उसको पेपर मनी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके फीचर्स और मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता दूं कि इसके एग्जांपल जैसे 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, 100 का, 200 का, 500, 2000 कोई भी नोट हो गया। ठीक है, हम लोग इसके फीचर्स पे आते हैं। तो पहला है इश्यूड बाय आरबीआई। आरबीआई इंडिया के अगर हम लोग नजर से देखेंगे तो ये आरबीआई होगा, लेकिन अगर केवल पेपर मनी की बात की होगी तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक होगा और इंडियन पेपर मनी की बात करेगी तो ही आरबीआई होगा। मतलब कैसे, देखिए, केवल ओनली मोनोपोली राइट आरबीआई को ही या सेंट्रल बैंक को ही होता है नोट इशू करने का, और वो किसके बिहाफ पे करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर इंडिया की बात करेंगे तो आरबीआई इशू करती है और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है नंबर ऑन करेंसी। नंबर ऑन करेंसी का मतलब कि जब भी आप नोट देखते होंगे उस पर लिखा होगा कि 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है। उसमें कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि नोट प्लेन हो। ठीक है, तो उस पर नंबर प्रिंट होता है, इसलिए नंबर ऑन करेंसी भी उसका एक फीचर है। प्रॉमिस टू पे, आपने देखा होगा कि नीचे क्या होता है कि आरबीआई के, अभी हम इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई के गवर्नर के नीचे साइन होता है और उसमें ये बताते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे टू द कंज्यूमर ₹50, अगर 50 का नोट होगा तो, और उसके बाद नीचे उनका साइन होगा जो कि है साइन ऑफ इशूइंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये हमारा साइन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, उन्हीं का साइन होता है। ये लिखा रहता है प्रॉमिस टू पे, आई गवर्नर ऑफ आरबीआई प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज, द सम ऑफ अमाउंट ऑफ ₹50 टू द कंज्यूमर, फिर उनका साइन रहता है। ठीक है, तो इस समय करंट में जो भी नोट इशू होंगे वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा साइन किए गए नोट होंगे, क्योंकि करंट में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स पे कि पेपर मनी के कितने टाइप्स होते हैं। तो पेपर मनी के 4 टाइप्स होते हैं सॉरी, पेपर मनी के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मनी वो होता है जिसमें गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी होता है। सेकंड आते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी वो मनी होता है जिसमें कुछ परसेंट हम लोग को गोल्ड रिजर्व बनाना पड़ता है, 100% नहीं, कुछ परसेंट। ठीक है, और इसको हम लोग इजिली गोल्ड में कन्वर्टेबल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है, ये कन्वर्टेबल है तो ये नॉन कन्वर्टेबल सिंपली समझने में आ रहा है कि ये गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके लिए हमें या गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फिएट मनी। इसका टाइप है फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी होता है जो कि केवल और केवल हम लोग आपदा के समय पे ही हम लोग की गवर्नमेंट ऑर्डर करती है आरबीआई को नोट को इश्यू करने के लिए। ठीक है, तो फिएट मनी वो मनी होता है जो केवल और केवल क्या कहते हैं कि आपदा के ही समय में हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल पे। देखिए, इसको 2 प्रिंसिपल भी होते हैं इसके। पहला होता है कन्वर्टेबल प्रिंसिपल और दूसरा होता है बैंकिंग प्रिंसिपल। ठीक है, करेंसी प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसमें हम लोग को 100% गोल्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए, आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है, प्रिंसिपल का भी नाम देकर पूछ सकता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव का भी नाम देकर पूछ सकता है, और कभी कभी क्या देता है कि दोनों दे देता है और ऑप्शन देता है बोथ ए एंड बी। तो आप बोथ ए एंड बी पे टिक करके आएंगे, न कि केवल रिप्रेजेंटेटिव पे या करेंसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, और बैंकिंग पे आते हैं। अगर बैंकिंग प्रिंसिपल क्या होता है, बैंकिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमें
100% नहीं, सम परसेंट, मतलब कुछ परसेंट हम लोग को रिजर्व बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेथड्स ऑफ नोट इशूइंग। नोट इशू करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस इसका नाम देख लीजिए, क्योंकि एक बार ये आ चुका है, मेरे ख्याल से 2016 या 17 में आया था। ठीक है, तो बस पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ नोट इशू। ठीक है, उसमें 3 पॉइंट जो थे वो नहीं थे और 1 पॉइंट नोट इशू का मेथड था। ठीक है, तो आप केवल इसके नाम को देख लीजिए, मैं आपको नाम बता देता हूं। फिक्स्ड फिड्यूशियरी होता है पहला, तो दूसरा होता है मैक्सिमम फिड्यूशियरी, तीसरा होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, देखिए सबके आगे सिस्टम लगा होगा, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, फिर फोर्थ होता है सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, फिफ्थ होता है गवर्नमेंट बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम, और सिक्स्थ होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जब किसी भी चीज का जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो द राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इन्फ्लेशन। मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन, मतलब जिसको अगर हम लोग हिंदी के आम भाषा में बोले तो उसको हम लोग महंगाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आते थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे कि इन्फ्लेशन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है जर्नल टाइप और एक होता है मैग्नीट्यूड और साइज टाइप। ठीक है, तो हम लोग जर्नल टाइप से स्टार्ट करते हैं। जर्नल टाइप में आता है हम लोग का पहला डिमांड पुल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पूरा नाम होता है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, हम लोग ने 11th में ये चीज पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उसके जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, तो डिमांड जो है वो इन्फ्लेशन को पुल करेगा। ठीक है, अब कॉस्ट पुश क्या होता है, अगर किसी भी चीज का, किसी भी मतलब कमोडिटी का कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो क्या होगा, उसके जर्नल प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर क्या होता है, प्राइसिंग पावर में हम लोग को जान लेते हैं कि प्राइस अगर किसी भी चीज का बढ़ रहा है, मतलब अगर कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा रहा है तो जर्नल सी बात है कि जर्नल प्राइस लेवल उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जर्नल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन को वो और ऊपर बढ़ाएगा। ठीक है, तो चौथा आता है सेक्टोरल इन्फ्लेशन। सेक्टोरल इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक सेक्टर के कॉस्ट या किसी भी चीज के बढ़ने से दूसरे सेक्टर को इफेक्ट करना, ये हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन में आता है। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कि ये इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। माइनिंग इंडस्ट्री सबको जानता होगा, जो देखिए जो हम लोग तेल निकालते हैं, तेल निकालने के अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि रिफाइनिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो हम लोग परचेस करते हैं ऑयल उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हुआ, माइनिंग सेक्टर के प्राइस पे इंक्रीज होने से सारे सेक्टर पे इफेक्ट पड़ना, वो हमारा आता है सेक्टोरल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वें पे, जो कि हमारा फिस्कल इन्फ्लेशन। फिस्कल इन्फ्लेशन तब आता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है गवर्नमेंट के इनकम से। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट अपना वो करेगा, क्या कहते हैं कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ्लो होगा। अगर ज़्यादा पैसा फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी ही आएगी। हम लोग आते हैं इसके सेकंड टाइप पे, जो कि है मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग साइज टाइप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रीपिंग पे। क्रीपिंग मतलब क्या होता है सॉरी, क्रीपिंग मतलब क्या होता है। क्रीपिंग आपको देखने से पता चल रहा है कि रेंगना मतलब कि बहुत स्लो रेट से इन्फ्लेशन का बढ़ना, और ये इन्फ्लेशन 0% से 3% के बीच में अगर बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। सेकंड हम लोग आते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन पे। वॉकिंग इन्फ्लेशन से पता चल रहा है कि चलना, तो अगर हम लोग के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर 6% तक बढ़ती है, मतलब 3 से 6% तक बढ़ती है, तो उसको हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। हम लोग आते हैं थर्ड पे, जो कि है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग मतलब भागना।
अगर हम लोग की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 10 से 20% इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग नाम देते हैं रनिंग इन्फ्लेशन का। और चौथा आता है हाइपर इन्फ्लेशन, या इसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में वो 50% तक इंक्रीज होता है और कभी कभी तो 100% तक भी पहुंच जाता है। तो अगर 50 मतलब मोर देन 20% अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको हम लोग हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन का नाम देंगे। और ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मैंने कितना परसेंट इन्फ्लेशन बताया क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कॉजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, कॉजेस होता है डेफिसिट बजट। पहला तो डेफिसिट बजट फाइनेंसिंग होता है। जब भी गवर्नमेंट बनाती है डेफिसिट बजट, तो डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट बजट का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो होगा वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा और जिसके वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन अगर कोई भी कंपनी या फर्म बढ़ाती है तो उसके वजह से जर्नल प्राइस लेवल पे इफेक्ट पड़ता है और उसका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज करता है मार्केट में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, अब जानते हैं कि इंडस्ट्री भी बहुत सही से वर्क नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पार्टनर्स में भी कई बार डिस्प्यूट होते रहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट होने की वजह से डिस्प्यूट नॉर्मली किस चीज़ पे होगा? प्रॉफिट पे होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही डिस्प्यूट होगा और किसी चीज़ पे तो डिस्प्यूट हो नहीं सकता। या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होगा। देखिए, अगर क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे तो भी प्राइस लेवल बढ़ेगा और अगर मतलब कि प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे तो भी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी उसका एक कॉजेज है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? कभी कभी गवर्नमेंट क्या होता है टैक्स को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है, तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हम लोग मेथड्स किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला आता है मॉनेटरी और दूसरा आता है फिस्कल। तो हम लोग मॉनेटरी से बात करते हैं कि मॉनेटरी क्या होता है। मॉनेटरी देखिए ये होता है कि मॉनेटरी में क्या होता है कि हम लोग मेन जो होता है वो 5 चीज़ों पे फोकस करते हैं। ठीक है, 5 चीज़ों में से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, SLR हो गया, CRR हो गया, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगी बैंक उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा सर्कुलेशन इंक्रीज होगा मनी का इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग मॉनेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिस्कल में क्या होता है? फिस्कल में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्स हो गया, ये सब हमारा फिस्कल में आता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस हो गया, वो बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट कर देती है तो इकोनॉमी में मनी का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई को उसको हम लोग मीजर भी बोल सकते हैं या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने 12th में जो पढ़ा होगा वो 4 ही पढ़े होंगे, M1, M2, M3 और M4, लेकिन हमको इसमें 5 पढ़ना होगा, एक M0, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, तो हम लोग M0 से स्टार्ट करते हैं। M0 क्या होता है? कैश एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक प्लस बैंकिंग डिपॉजिट विथ RBI। बैंक के जितने भी डिपॉजिट होते हैं RBI के पास, प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। अदर डिपॉजिट जितने भी होते हैं RBI के पास। बस हम लोग को इसमें ये ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, M1 पे आते हैं। M1 क्या होता है? कैश एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। ठीक है, RBI के पास जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट, उसके साथ साथ कैश एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। अब हम लोग आते हैं M2 पे। M2 क्या है? M2 में M1 प्लस, M1 में ये आपकी तीनों चीज़ें आ जाएंगी और इसको हम लोग क्या करेंगे? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक
को जो भी हम लोग सेव करते हैं उसको हम लोग M1 में ऐड कर देते हैं तो हमारा M2 आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं M3 पे। M3 होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, या हम लोग बोल सकते हैं सेविंग बैंक या बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है M1 में अगर हम लोग टाइम डिपॉजिट ऐड कर देते हैं, टाइम डिपॉजिट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, तो अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हम लोग का M3 निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं M4 का, तो M4 में हम लोग का M3 मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम्स, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जितनी भी डिपॉजिट है सेविंग बैंक के पास सारी की सारी अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा M4 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा मनी यहीं पे एंड होता है। अब हम आपसे कल मिलेंगे बैंकिंग वाले वीडियो पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।